अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। हुकूमत अच्छी गवर्नेंस करने और करप्शन रोकने में नाकाम हो चुकी है और अदलिया पर भी सवाल उठ रहा है। ये वो आवाज़ है जो आज अपोजिशन कैंप से बुलंद हुई है और एक चार्ज शीट की शक्ल इख्तियार कर गई है। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के मंजर आम पर आने और ताज़ा तरीन लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी की शरह 7.1% तक बढ़ने की आदादोशुमार सामने आने के बाद हुकूमत को भरपूर तनकीद का सामना है। अब साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी IMF रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस पर संजीदा सवालात उठाए हैं और साथ ही ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि हुकूमत ने इस रिपोर्ट को अवाम से छुपाया और साथ ही ये भी कहा कि हुकूमत इन खराबियों को दूर करने से क्यों कासिर है। इस सवाल उठाने के बाद अब IMF कहता है कि करप्शन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये मामला मईशत पर असरअंदाज होगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF रिपोर्ट में ख़ास तौर पर रूल ऑफ लॉ की बात की गई है और अदलिया की परफॉर्मेंस पर बहुत से सवालात उठाए गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम को शाहिद खाकान अब्बासी ने अवामी मफाद से आरी इकदाम करार दिया और साथ ही ये ऐलान भी किया कि जो भी पाकिस्तान के मफाद की बात करेगा हम इससे बात करेंगे। IMF रिपोर्ट हुकूमती गवर्नेंस इतनी बड़ी चार्जशीट है और अब अपोजिशन इस मामले पर अवाम को कैसे मुतहरिक कर सकती है, इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी तबीयत अभी बेहतर है पहले से? अच्छा अब्बासी साहब, आज आपने बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी पार्टी के दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, मिफ्ता साहब थे, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। तो ये बताइएगा कि IMF तो खुद इस रिपोर्ट में लिख चुका है, जिसको यकीनन हुकूमत ने भी पढ़ लिया होगा, कि सिर्फ करप्शन पर अगर काबू पा लिया जाए तो मुल्क की जो GDP है वो 3% से बढ़कर 6.5% तक जा सकती है। तो इसका क्या मतलब ये है कि करप्शन पर अगर काबू पा लिया जाए तो फिर हमें कर्जा लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी और माशी तौर पर खुद कफील हो जाएंगे। तो इस पर हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? जी बिल्कुल, ये करप्शन और गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, सिर्फ अकेला करप्शन नहीं है। तो उनका ये तखमीना है कि अगर इसको आप काबू पाएंगे तो आप तकरीबन 550 से 5500 से 7000 अरब तक अजाफी आपकी GDP में ग्रोथ आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी ये चेंज है। ये ऐसी रिपोर्ट IMF यहाँ बहुत अरसे से, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं है 10वां या 12वां हमारा प्रोग्राम है IMF का, ठीक है, और ख़ास तौर पर 2012 के बाद तो कंटिन्यूसली हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं। तो ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं आई जिसने टारगेट करके करप्शन को भी, हुकूमत की जो गवर्नेंस के इश्यूज़ को भी और उसके क्या असरात मुल्क की मईशत पर, मुल्क के मामलात पर होते हैं, इस सारे को उन्होंने बड़ी वजाहत से और बार बार उसको एम्फसाइज करके उन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं। ठीक है अब्बासी साहब, अब जो ये आपने रिपोर्ट की सारी गुफ्तगू की है, तो क्या आपने खुद भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस रिपोर्ट को जो है वो अवाम से छुपाया गया है, तो अगर ये रिपोर्ट छुपाई गई है तो क्या IMF को इसके ऊपर कुछ नागवार नहीं गुजरा होगा कि ये रिपोर्ट जो है वो छुपा ली गई और शफाफियत पर भी सवाल उठ सकता है इस हवाले से? जी लेट आई है, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा लेट आई है, इसको जुलाई में आना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि अभी तक हुकूमत इसको जवाब इस पर नहीं दे पाई। उनको जवाब देना चाहिए कि भाई नहीं, हम एग्री करते हैं, हम नहीं एग्री करते। नहीं, वो तो कहते हैं कि ये करप्शन अभी नहीं हुई, ये पहली है, पुरानी है, हम तो जो है वो तबाही के दाने से मुल्क को जो है वो अब नहीं, ये आज के मामलात की बात कर रहे हैं जी, ये पुरानी बात नहीं है, ये आज के मामलात हैं। इसलिए उनको संजीदगी से इसको लेना चाहिए क्योंकि बहुत सीरियस इशू है। क्योंकि कल यही जो रिकमेंडेशन और यहाँ पर आई हैं, कल ही कंडीशनलिटीज़ बन जाएंगी, तो आपको उनको पूरा करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो ज़रूरत पाकिस्तान की है वो इनसे भी ज़्यादा सख्त इक़दाम की है। ठीक है, आपको करप्शन के मामला, गवर्नेंस के इश्यूज, रिफॉर्म्स, ये बड़ी सीरियसली लेने पड़ेंगे। खासतौर पर जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, तकरीबन तमाम रेगुलेटर्स पर उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने जो हुकूमत खुद कारोबार में मुलव्वस है, जो कंसेशन दिए जाते हैं, जो पॉलिसी कैप्चर है, ये सब बातें उन्होंने इसमें की हैं। तो ये बड़ी संजीदा बातें हैं।
अब भाई साहब, हुकूमत को कोई इसके ऊपर जिस तरह शिकवार वहाँ पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या शिकवार जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर नुकात दिए गए हैं जो करप्शन, गवर्नेंस और दीगर तमाम मामलात के हवाले से हैं, तो उसी शिकवार क्या हुकूमत को जवाब देना चाहिए फॉर्मली इसके ऊपर? नहीं, फॉर्मली अब जवाब देने के जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन देना चाहिए क्योंकि ये बहुत सीरियस बातें उसमें लिखी हुई हैं। हुकूमत को अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए कि वो कैसे इन सारे मामलात से निपटेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के अवाम को भी बता सकें और दीगर जो IMF और दीगर इदारे उनको भी बता सकें कि हम कैसे इन सब मामलात को हल करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे और इसको जो है वो इसका हल क्या निकालेंगे। लेकिन आप खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत सारे हुकूमती मामलात किस तरह से चलते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब जब IMF अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर नैब के हवाले से ये कहता है कि 5.3 खरब रुपए की रिकवरी जो है वो की गई है, अब ये रकम जो है ये आपके सामने है। इस मुल्क में करप्शन का असल तखमीना तो शायद कोई भी ना लगा सके, लेकिन अब ये रिकवरी जो है ये आटे में नमक के बराबर करार दी जा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये रिकवरी तो बहुत बड़ी रकम है ये, लेकिन IMF तो इसको बहुत कम रकम कह रहा है। 5300 जो है, नहीं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये रकम कहाँ से आई है, क्योंकि किसी बजट में इसका जिक्र नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ दावा है नैब का कि हमने ये रिकवर कर ली है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर गई है, किसके पास है, ये पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो यहाँ पर करप्शन और गवर्नेंस की बातें हैं, ये सिर्फ वफाकी हुकूमत तक महदूद हैं। ठीक है, सूबाई हुकूमतों के मामलात उसमें वो गए भी नहीं है। सूबाई हुकूमतों के मामलात इससे भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। यानी हमें तो नैब की रिकवरी भी सही नहीं मिली। नहीं, अब देखिए ना, सवाल ये उठता है 5300 अरब मामूली रकम नहीं है, कहाँ पे पैसा, किससे वो पैसा लिया गया? कोई मतलब उसका सबूत नहीं है, मौजूद नहीं, कुछ भी नहीं है। ना बजट में आया है कि ये रकम हमें मौसूल हुई है, ना ही किसी और शख्स पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इससे हमने रिकवर किया है। बस नैब की रिपोर्ट में लिखा है कि 5300 अरब हमने रिकवर कर लिए। अच्छा अब्बास साहब, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी दिनों के बाद जो है वो एक आया है, बहुत लंबे अरसे के बाद, खामोशी के बाद जो एक बार फिर उन्होंने बात की है, जहां उन्होंने ये कहा है कि जो जितने लोग जो सहूलतकार थे उस वक्त खान साहब को लाने वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने, अगर हम माशी पॉलिसियों की बात करें तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि जी बहुत बेहतरीन हो गई हैं, अब सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो अगर इसकी एक झलक जो है वो हालिया ज़िमनी इंतखाबात भी उन्होंने करार दिया है कि उनको कामयाबी इसी वजह से मिली है, तो इन दावों की मौजूदगी में ये सारा निज़ाम आगे कैसे चलेगा? बात दावों से नहीं चलती। आप मुल्क की हकीकत देख लें कि अभी बेरोज़गारी की रिपोर्ट आई है, ठीक है, आप 7.1 पे बेरोज़गारी पहुंच गई है, जो यूथ की बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा है। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, जो इलेक्शन बाई इलेक्शन में हिस्सा ही किसी ने नहीं लिया, ना जमातें खड़ी हुई, अपोजिशन की जमातें, उनके कैंडिडेट्स भी नहीं थे और लोगों ने वोट भी नहीं डाला। मैंने बहुत पहले कहा था कि लोगों का एतमाद उठ गया इलेक्शन के निज़ाम से। ठीक है, अब उसको एक बेमानी एक्सरसाइज समझते हैं। आपकी जमात इसीलिए इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही? नहीं, तो फ़ायदा कोई मकसद नहीं है, बाई इलेक्शन में कोई मकसद नहीं। जब तक आप इस बात की गारंटी नहीं करेंगे कि मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे, सारा निज़ाम बेमानी होकर रह गया। तो ये जो पाकिस्तान की एक अवामी किस्म की पार्टी आपने बनाई है और इसमें आप अवाम की बात करते हैं, तो अगले इलेक्शन में जाने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन तो हर जमात लड़ती है और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज 2/3 अक्सरियत के दावे हैं, इसको इस्तेमाल करें मुल्क को गारंटी देने के लिए कि मुल्क के इलेक्शन फेयर होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे। तो जब अगर ये गारंटी नहीं होती तो आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, गारंटी देखें, गारंटी तो नजर आती है ना कि क्या हो रहा है। पिछले इलेक्शन में नजर आ रहा था क्या होगा। कौन सा इलेक्शन है जिसमें गारंटी दी हो गई हो अब तक और उस पर अमल दरामद हुआ? अब जरूरत है ना। आप तो खुद कहते हैं सारे इलेक्शन जो है वो, जी सारे इलेक्शन फेयर नहीं हुए, कुछ ज्यादा 2018 में धांधली हुई, 2024 में उससे बहुत बढ़कर धांधली हुई। आज गैर नुमाइंदा हुकूमतें बैठी हैं जो मुल्क के अंदर तरामीम कर रही हैं, आइन की तरामीम कर रही हैं। ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। वैसे अब आपने अभी बात की है तो PTI एक जमात है, उसका एक लीडर है, चलें वो जेल में है, वो सज़ा अपनी जो है वो भुगत रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी एक सूबे के जो है वो ज़िम्मेदार हैं, वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। अभी भी उन्होंने धरना दिया हुआ है वहाँ पर अडयाला जेल के बाहर। उनकी बहनों को भी उन्होंने भी धरना दिया, उन्होंने कहा हमें फैमिली के साथ मिलने नहीं दिया जाता। जेल मैनुअल के मुताबिक फैमिली तो मिल सकती है, लेकिन अब ये बताइए कि इससे क्या ख़तरा है कि अगर
सुहेल आफरीदी साहब जो है वो जाके मिल लेते हैं या बहनें जाकर मिल लेती हैं, तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या मिलने देना चाहिए हुकूमत को, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल मिलने देना चाहिए। सियासी लोग जो जेल में जाते हैं उनसे मुलाकात लोग करने की इजाज़त हमेशा मिलती रही है, और ख़ास तौर पर अगर ऐसी जमात जिसकी अपनी हुकूमत भी हो मुल्क के अंदर, कि वो जमात का जो चीफ वज़ीर आला है वो अपनी जमात के लीडर से डायरेक्शन लेना चाहते हैं, उनसे मशवरा करना चाहते हैं कि मामलात को कैसे डील किया जाए, और ख़ास तौर पर जिस सूबे के अंदर दहशतगर्दी का बहुत बड़ा अंसर हो, जो आज बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, उसको कैसे क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो ये सारा फिर जो वहाँ पर सूबाई हुकूमत का जो इंतज़ामी ढांचा है वो मफलूज हो जाता है जब आप नहीं मिलने देंगे। तो ये मेरा ख्याल थोड़ा दिल के अंदर वुसअत पैदा करनी चाहिए। दिल में वुसअत के साथ साथ अगर दिल में वुसअत पैदा नहीं होगी तो 4 दिसंबर को NFC का अवार्ड भी का जो इजलास है वो होने जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पे, तो उस इजलास का क्या मुस्तकबिल होगा कि अगर एक सूबा जो है उसका वज़ीर आला उसमें शिरकत नहीं करता, इस बेस के ऊपर कि जो हुकूमत और वफाक के दरमियान में दूरियां तो मौजूद है ना, तो उन दूरियों को क्या हुकूमत का काम नहीं है कि वो कम करने की कोशिश करे और उधर से सूबा भी कोशिश करे और ताकि मामलात आगे बढ़ सके? नहीं, बिल्कुल कम करना चाहिए, ख़त्म करने चाहिए। देखें, जब आप हुकूमती मामलात तय कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबको मौजूद होना चाहिए, और वहाँ पर फिर मशवरे की ज़रूरत होती है अपने पोलिटिकल लीडरशिप के साथ। तो जब वो नहीं होगी तो फिर फैसले करने मुश्किल हो जाते हैं। NFC अवार्ड तो मेरा ख्याल है वो एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि प्रोटेक्शन हासिल है आइन के अंदर, एक सतह से नीचे जो तकसीम नहीं होगी तो उसी सतह पे वो तकसीम कायम रहेगी NFC की। आज हम सबसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अभी इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसके बाद की जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है कि उनकी अब सादा अक्सरियत में तो ज़रूरत नहीं है हुकूमत वक्त को, नून लीग को। JUI जो है उनसे 26वीं आइनी तरमीम पे तो फेरे लगते रहे, 27वीं आइनी तरमीम में पूछा नहीं गया, मुशावरत नहीं की गई, मुसवदा तक नहीं दिखाया गया, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया। तो अब आपको 28वीं आइनी तरमीम का क्या नक्शा दिखाई दे रहा है? क्या ये जमातें साथ खड़ी होंगी या फिर ये है कि हुकूमत को एक बार फिर पूरी दोबारा तगोदो करनी पड़ेगी? देखिए, 28वीं तरमीम है क्या, उसके खदोखाल क्या है, वक्त बताएगा। 27वीं के पता थे किसी को? जी 27वीं के पता थे? हम लोग वो तो बगैर पढ़े भी तरमीम कर देते हैं, मेरे को उसमें आर नहीं है। ये सियासत इस नहज पे पहुंच गई है कि आज हमें तरमीम करते हुए कोई मुश्किल महसूस नहीं होती, बगैर पढ़े भी तरमीम कर देते हैं। तो बहरहाल अभी 2 कोलिशन पार्टनर्स हैं, पीपल्स पार्टी और PML, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये कोई बाहर से कोई नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन में धांधली की गई है। तो बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन तरामीम वही मुस्तकिल होती हैं, उन्हीं से अवाम को फ़ायदा होता है, मुल्क का फ़ायदा होता है, जिन पर बहस की जाए और हर पहलू तरमीम का जो है वो उसको डिस्कस किया जाए कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे इसके, क्योंकि तरमीम मुस्तकिल होती है जी, या इनके हिस्सा बन जाती है, बहुत अरसे तक रहती है, और इससे बहुत नुकसान हो सकता है मुल्क का अगर तरमीम दुरुस्त नहीं होगी। आपके नकदार की बात कर रहे हैं अब्बासी साहब। अब सेनेटर एक जो है उसने खड़े होकर ऐवान में कहा कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, लेकिन वही तरमीम जिसके वक्त उसने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था उसके बाद दोबारा आई तो उसने जो है वो उसके अंदर वोट दे दिया। तो अब ये है कि वो पार्टी लाइन तो वायलेट हो गई, पार्टी लाइन्स की बात ख़त्म हो गई है। तो अब आपको अगर हम अदलिया की बात करें, क्योंकि आपने ख़ुद आज ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि IMF ने जहाँ पर की बात की है, जहाँ पर जो है वो दीगर उमूर पे बात की है, वहाँ अदालती निज़ाम पे भी बात की है। तो ये जो अब आइनी अदालतें बन गई हैं, इसके बाद अब आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी या अदलिया में तकसीम आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है सारी रिपोर्ट का कि उसमें अदलिया की परफॉर्मेंस और अदलिया की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए गए हैं जी, और उसको लिंक किया गया मुल्क की मईशत से, मुल्क के मामलात से। अच्छा, कि अगर अदलिया इस तरह की परफॉर्मेंस रही, इस तरह की इंटेग्रिटी उसकी रही, तो फिर मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे, वुकला तहरीक चलेगी, मईशत नहीं चलेगी। वुकला तहरीक कोई चलेगी या बस होने न तेला भी तेल कोई नहीं? किस मकसद के लिए? तरमीम हो चुकी है, आईनी तरमीम हो चुकी है, वुकला क्या कर लेंगे? ये तो जब डिबेट, इसलिए डिबेट ज़रूरी होती है कि हर एक को मौका मिल जाए अपनी बात करने का, अपना मौक़िफ़ सामने रखने का। जब आप वो मौका नहीं देते हैं तो फिर बाद में
पछतावा ही रह जाता है। अपोजिशन को कोई सड़कों पे आते हुए देख रहे हैं, ये वो ऐवान में भी नहीं बोलेगी और मैदान में भी नहीं बोलेगी, अब क्या करेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अपोजिशन अपना रोल अदा करने में काफ़ी हद तक नाकाम रही है। उनको अपने आप को ज़रा देखना चाहिए, री एग्जामिन करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी को। कोई उनसे बात करेंगे, कोई रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे अपोजिशन को यकजाक करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए? नहीं, हमने तो एक ही हमारी कोशिश है कि आइन के मामले में, यानी आइन की बालादस्ती के लिए इस पर अपोजिशन इकट्ठी हो। ये एक नुक्ता, इस पर इकट्ठे हो सकते हैं। बाकी तो आपस में बहुत से इख्तलाफ भी होते हैं, सियासी मामलात भी होते हैं, लेकिन कम अज़ कम आइन के मामले पर, क्योंकि ये एक गारंटी है कि मुल्क अगर आगे चलेगा तो आइन की बालादस्ती से ही चलेगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब क्या है कि गारंटी ये है कि आइन की पासदारी होगी तो मुल्क आगे चलेगा। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो इस वक्त सिनारियो एक बिल्ट हो चुका है, इस पर हुकूमत की जो अहम तरीन इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्या सोचती है। और अब प्रोग्राम में हम 27वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाले सियासी मंजरनामे पर एक तफसीली नज़र दौड़ाएंगे कि जिसमें अपोजिशन जमातें IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही हैं और साथ ही हुकूमत पर इस पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। सबसे अहम और बड़ी हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे माहौल को कैसे देख रही है और इसको आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहूँगी। ये कहिएगा कि सियासी सवाल करने से कबल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आने वाली जो अभी IMF की जो सामने आने वाली हालिया गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट है, उस पर पीपल्स पार्टी को बतौर इत्तेहादी कितनी तशवीश है? ऑब्वियसली देखें, दिस इज नॉट, ये कोई नया चैप्टर नहीं है और IMF अपनी डिक्टेट्स देता रहता है और ऑब्वियसली वो लैंडिंग पोजीशन में, और जो लेंडर है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में लैंडिंग करता है और इससे ज़्यादा परेशान होने की बात भी नहीं है। ऑब्वियसली ये जो एक्विजिशन एलिगेशंस हैं करप्शन के, देन व्हाई आर दे सपोर्टिंग पाकिस्तान, व्हाई आर दे लेंडिंग मनी टू पाकिस्तान? अगर वो समझते हैं कि उनके पैसे की मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है तो व्हाई डू दे एग्री टू इट? दिस इज माई क्वेश्चन टू IMF पीपल ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो जो है वो पाकिस्तान को पैसे भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर करप्शन के इल्जामात जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली देखे ना, देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। मैं ये नहीं कहता कि करप्शन एलिमिनेट हो गई है, करप्शन इज़ देयर और दुनिया के हर मुल्क में। डू यू नो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ करप्शन इन जापान एंड डू यू नो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ करप्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज? टू सम एक्सटेंट शायद हमारे मुल्क में करप्शन का ज़्यादा हो उनसे, लेकिन कैन यू फिगर आउट 2004 मुल्क आप कह सकते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री के फिगर आउट के जी दे आर करप्शन फ्री कंट्रीज़, यू नो। सो मेरा सवाल IMF से है कि अगर आपने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, देन व्हाई आर यू नेगोशिएटिंग विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़? ठीक है, आपने निशानदेही की अमेरिका की जानिब भी, तो टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक एनीथिंग राइट, ये तो इस बात पे तो हम मुत्तफिक हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो है उनकी निशानदेही की गई है बुखारी साहब। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, हुकूमत ने इस रिपोर्ट की रिलीज़ को भी कई मौखर किया है और इसको खुफिया रखा गया है, तो ऐसा करना आपके ख्याल में पाकिस्तान की इमेज के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखें जी, करप्शन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं समझता हूँ कि कॉमन आदमी जो है वो तो बहुत बिलबिला उठता है और वो जो करप्शन कॉमन आदमी की तो नहीं करता, ये तो एलीट्स का इशू है। हाँ, ये किसी थानेदार ने थोड़ी बहुत ही रिश्वत ले ली, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन करप्शन तो वो है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स की डील होती है, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बिलियंस साइफन ऑफ किए जाते हैं। लेकिन है कि करप्शन को कोई भी पसंद भी नहीं करता और उसकी पिजराई भी नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट को मेजर्स लेने भी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर बिल्कुल कंसर्न शो करना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है इसमें ये आप कुल्ली तौर पे मुस्तरद तो नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी सम रीजंस फॉर इट, और IMF ने कोई रीजनिंग दी होगी तो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर ये नहीं देखेंगे तो ये मलबा हम पे गिरेगा
तो हम ये मलबा उठाने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी कि आप देखें, अहम इत्तेहादी हैं, बेशक काबीना में नहीं बैठे हुए, लेकिन आपने भी अवाम के पास जाना है और जवाबदेह होना है। Obviously, लेकिन we will not share that and we are not going to share that allegation. Why should we share that allegation? वो point is this, government should look into it. हम इनके साथ इत्तेहादी हैं और अपनी इस्लाह कर लें, जहाँ जहाँ निशानदेहियाँ की IMF ने उसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें, चीज़ों को रिफ़ाइन करें, और बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। हमने उनसे कमिटमेंट कौमी असम्बली में स्ट्रेंथ की थी कि हम आपकी स्ट्रेंथ पूरी करके रखेंगे ताकि आप 5 साल गवर्नमेंट कर सकें। तो बुखारी साहब, अब अगर आपकी एक तशवीश मौजूद है और इस तशवीश का, इस परेशानी का अपना जो डिस्प्लेजर है इस रिपोर्ट के ऊपर, वो क्या हुकूमत तक आपने पहुंचाया है? किसी लेवल पर कोई राब्ता हुआ है, या आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर लायामल होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली देखिए जी, आज सेशन हुआ है नेशनल असेंबली का, सेनेट का भी हुआ, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स आपस में डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ हमारा कंसर्न नहीं है, इवन PMLN की लीडरशिप का भी कंसर्न है। ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल फोरम से अगर इस किस्म के एलिगेशंस आते हैं तो आप गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट उसको इग्नोर तो नहीं कर सकती। मैं नहीं समझता हूँ कि PMLN इसको इग्नोर करेगी, वो कंसिडर करेगी। शायद वो प्रोपोर्शनेट जो है, वो जो उन्होंने रेफ़र की है उतनी ना हो, उसका लेवल कम हो, लेकिन उसके लिए मेजर्स तो लेने पड़ेंगे उसको दुरुस्त करने के लिए। ठीक है, आपने अभी असम्बली की बात की है कि असम्बली में यकीनी तौर पर अब सेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सियासी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के बाद दिखाई यही दे रहा है कि अददी तौर पर हुकूमत को अब अपनी जो प्रायोरिटी है या अपनी जो एक अपर हैंड है वो बरकरार रखने के लिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही है। दूसरी जानिब JUI पे पहले ही वो हमारे ही प्रोग्राम में जो है वो कुछ रोज़ कबल ये कह चुके हैं कि नून लीग का ये वतीरा रहा है कि पहले वो इस्तेमाल करते हैं फिर छोड़ जाते हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बात यहाँ पर कही है। तो ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, आगे मुस्तकबिल का मंजरनामा 28वीं आईनी तरमीम में क्या नज़र आ रहा है? चॉइस PMLN की है, चॉइस इज़ देयर्स। अगर वो समझते हैं कि वो हमारे बगैर हुकूमत चला सकते हैं तो चला लें, चला के देख लें। हमने तो उनको यकीनदानी कराई थी ना कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको स्ट्रेंथ पूरी करके देंगे, लेकिन बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, लेट देम डिसाइड इट। अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं तो मेरी क़यादत से बात कर लें वो, लेकिन मैं समझता हूँ इट इज़ इन, हम तो इन नेशनल इंटरेस्ट में हैं और पाकिस्तान में इस जमहूरी अमल को इसकी कंटिन्यूटी के लिए हमने सपोर्ट किया और 2024 में हम गवर्नमेंट का हिस्सा बने। और हम समझते हैं कि अभी भी जो रीजनल सिचुएशन है उस पर इकॉनमी को देख लें, सिक्योरिटी इश्यूज़ को देख लें तो सैनिटी शुड प्रिवेल। बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी इन हालात को देख के समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आज ज़रूरत क्या है और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आपका ईस्टर्न बॉर्डर देख लें, आपका वेस्टर्न बॉर्डर देखें, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें। और मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी इनसेन कोई एक्टिविटी PMLN करेगी। वो अगर वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, वो रियलाइज़ करते हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस को यकजा होना चाहिए। और अभी रिसेंटली इवन उनके को जो एडवाइज़र हैं, उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र, उन्होंने तो PTI को भी ऑफ़र किया कि हम आपसे डायलॉग करना चाहते हैं। तो आज मुल्क के हालात ऐसे हैं, आज के हालात का तकाज़ा ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस यूनाइटेडली काम करें। बुखारी साहब, पॉलिटिकल फोर्सेस के यूनाइटेडली काम करने की आपने बात की, सैनिटरी प्रिवेल करने की बात की, फिर आपने PTI को जो है वो एक जो ऑफ़र की गई है उसकी बात की, लेकिन हमें दूसरी तरफ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट दिखाई देती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये हैं कि जो खान साहब की बहनें हैं वो धरना देती हैं, बानी चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, इस वक्त मेरा ख्याल है 8 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, खतूत लिख चुके हैं, राब्ते कर चुके हैं, ये PTI की जानिब से क्लेम किया जा रहा है। तो इस वक्त भी धरना उन्होंने दिया हुआ है, तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से रूल ऑफ लॉ की, इंसानी हुकूक की जो है वो दाई रही है, तो इसमें भी कुछ अपना रोल आप लोगों को प्ले नहीं करना चाहिए? देखिए जी, वी कैन ओनली सजेस्ट दैम कि जो लीगल प्रोविजंस हैं
एक तो कहते ना अपने बानी जेल में है, ऑब्वियसली जेल में तो हैं कि जो उनके पास क्राइम कमिट किया या इस्टेब्लिश हुआ, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, मामलात अपीलेट फोरम पे हैं। लेकिन जेल मैनुअल जो है उसको ऑब्ज़र्व करते हुए जो उनकी रिलेटिव्स की मुलाकात होनी चाहिए, उसमें कोई हरज नहीं है मैं समझता हूँ, और उनके लीगल टीम की। लेकिन जेल प्रेमिसेस पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, पॉलिटिक्स शुड नॉट बी डन। लेकिन अदालती अहकामात मौजूद हैं कि मिलवा दें, तो इसके ऊपर क्या अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को? और दुनिया में एक तस्वीर कशी अच्छी नहीं हो रही इसकी। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इतना बड़ा आर नहीं है कि मुलाकात बहनों की अगर हो जाए सो व्हाट, और जेल मैनुअल जो है वो मीटिंग्स को रेगुलेट करता है, और अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल जो उनका राइट बनता है उनको बिल्कुल वो राइट मिलना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रख रहे थे कि जेल मैनुअल में अगर मुलाकात की इजाज़त है तो फैमिली की मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है, और पीपल्स पार्टी तजवीज़ ज़रूर दे सकती है कि बानी से मुलाकात के दरवाजे जो हैं वो खोले जाएं, आगे अमल दरामद करना और बॉल जो है वो यकीनन हुकूमत वक्त के कोर्ट में होगी। और अब प्रोग्राम में जिक्र करेंगे उस वाक़े का जिसने अफ़गान तालिबान को अब सुपर पावर अमेरिका के लिए भी एक बड़े ख़तरे के तौर पर लाकर खड़ा किया है, जिसकी बाज़गश्त अब पूरे अमेरिका में सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ वाइट हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोलियां मारने का वाक़ा पेश आया, जिसमें अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 29 साला अफ़गान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल मुलव्विस है, जो 2021 में अमेरिका आया था। रहमान ने 2024 में पनाह की दरख्वास्त दी थी, जो अप्रैल 2025 में ट्रंप इंतज़ामिया ने मंजूर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है, जबकि अमरीका ने अफ़गान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी हैं। अब यूरोपीय यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम ने मुल्क में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के अरकान को अफ़गान पासपोर्ट जारी किए, और अब अफ़गान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन ख़तरा बन गए हैं। जबकि अगर वाशिंगटन की बात की जाए तो वहाँ पर फायरिंग का वाक़या एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफ़गान नजाद नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अमेरिका में इस हवाले से कितनी तशवीश पाई जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम तारड़ साहब। क्या अब वाइट हाउस वाक़े के बाद तालिबान को अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा समझा जा सकता है? मुसलसल मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं 3 इलेक्शंस जो डोनाल्ड ट्रंप साहब खेते, तीनों दफा उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूं। बिलखसूस अब इस कैंपेन की बात की जाए तो वो मुसलसल जो विड्रॉल था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का उसको क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा पेंटागन डिमोरलाइज था, और बिलखसूस जो असला वहां पे छोड़ के आए, आपने देखा है कि वो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों को बेच दिया गया है, उसका कोई पता नहीं कि वो कहां पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिटिसाइज किया जाता था जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के मंजरनामे पे वो जहाजों की तस्वीर थी जहां पे ये लटक लटक के अफगानी आते रहे। रिपब्लिकन पार्टी उस वक्त भी इस चीज को क्रिटिसाइज करती रही कि इनको बगैर किसी वेटिंग प्रोसेस, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जो नजर आया एयरपोर्ट के आसपास उठा के उसको यहां लेके आए गए। मुसलसल क्रिटिसाइज कांग्रेस में रिपब्लिकन मेंबर्स करते रहे, लेकिन पिछले 12 साल अमेरिका अपने होशो हवास में नहीं था। मैं बताना चाहूंगा 8 साल ओबामा के और फिर 4 साल ओबामा के, क्योंकि जो बाइडेन एक बहुत ज़ईफ प्रेसिडेंट थे, उनको कोई पता नहीं था कि किस चीज पे साइन करने हैं, कहां पे नहीं करने। 12 साल इस वक्त जो दुनिया में जितने मसाइल हैं उनके पीछे 12 साल की अमेरिकन इंटरनल और वीक फॉरेन पॉलिसी जो है उसका हिस्सा है। वो तो ठीक है तारड़ साहब, वो तो ठीक है, लेकिन अब अमेरिका एक मेस यहाँ पर छोड़ गया अफगानिस्तान में, जिसका एहसास भी अमेरिका को पूरी तरह से हो रहा है, और इस बात का इजहार जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कर रहे हैं, और आपने भी इस बात की निशानदेही की कि आपके साथ भी बात उनकी होती रही है। तो अब ये जो बंदर के हाथ में वो ये दे के चले गए हैं खिलौना, तो अब इसका क्या इलाज करेंगे? अब इसके ऊपर कोई लायामल बनाया गया है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुस्तकिल? डेफिनेटली देखें, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का इजहार करते रहे हैं कि बाग्राम एयर बेस जो है वो हमें वापस चाहिए, हमने बहुत ज्यादा पैसा लगा के उसको बिल्ड किया है। और दूसरा, जिस तरह के ये तालिबान, बताना ये चाहूंगा, तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं जो डॉलर हंगरी, मनी हंगरी, इन्होंने बहुत पैसा बनाया रशिया के दौर में,
वो अब ये भूल नहीं पा रहे। ये दुनिया के लिए एक मुसलसल खतरा है। 40 साल मुत्तकी साहब कराची में रहे, हमारे मुल्ला याकूब भाईजान जो है कराची में रहे, और आज आपको पता है किस तरीके से ये भारत के गीत गा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ ये अपने लिए खतरा है, पैसे बनाते हैं, दोहा, कतर, सऊदी अरेबिया में, टर्की में जायदादें बनाते हैं, और ये मुसलसल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का के बारे में परेशान हैं कि वो असला जो है इन्होंने, बल्कि हुकूमत पूछ चुकी है कि आपने असला किन किन ग्रुपों को बेचा है, वो कहाँ है। तो दर हकीकत घेरा तंग होगा। घेरा तंग आपने देखा होगा किस तरीके से ये वबाले जान बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, किस तरीके से ये मुसलसल भारत की एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। तो दर हकीकत अमेरिका पाकिस्तान एक न्यू पार्टनरशिप का आगाज हो चुका है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन लोगों को फिर दोबारा अफगानिस्तान से भागना पड़ेगा। लेकिन इस दफा ये कहां जाएंगे? ना ईरान लेगा, ना पाकिस्तान लेगा, ना दुनिया की और कोई जगह इनको लेगी। अब ये दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट राइट नाउ। क्रिटिकल तो है मोमेंट, और हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है जो पाकिस्तानी है, जो मुसलसल ये फितनौल खारिज की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका निशाना है, और जिस तरह से हमारे बच्चे और हमारे जो यहाँ पर जो आप देखें कि कोई इदारा महफूज नहीं है, कोई जो पाक फ़ौज के जो हमारे जवान हैं वो महफूज नहीं है। आप देख लें कैडेट कॉलेज वाना पे क्या हुआ है, अभी एफसी की जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पर क्या हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर तक ये पहुँचे हैं। लेकिन हम मुसलसल सुन रहे हैं बगराम एयरबेस के हवाले से, तो क्या अमेरिका वापस बगराम एयरबेस का कंट्रोल लेने के बारे में सोच रहा है? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं कि उस अमेरिका की उस एयरबेस के ऊपर प्रेजेंस जो है इस रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी चंद हफ्ते पहले अमेरिकन एम्बेसडर जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठ के अपनी सपोर्ट का इजहार किया। उन्होंने जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसको रिकग्नाइज किया। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे फील्ड मार्शल साहब की जो अलायंस है इस वक्त मैं समझता हूं मिसाली है। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है काम कर रही है, और आप देखेंगे बड़ी जल्दी अफगानिस्तान जो है वो उनको पता चलेगा कि इट इज नॉट वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। देखिए, यहाँ पर इस्लामाबाद में आपने नेटली बेकर साहिबा की जो मुलाकातें हैं उनका हवाला दिया है, लेकिन अगर हम वहाँ पर मौजूद जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात करें, अमरीकी हुकूमत की बात करें, तो क्या आने वाले दिनों में अफ़गान मुहाजिरीन के लिए और ख़ास तौर पर जो अमेरिका में बसने वाले अफ़गान हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं हम? बिल्कुल देख रहे हैं। आपने खुद अपने इब्तिदाइये में जो कहा है कि ना सिर्फ अब अमेरिका बेजार है इनसे, बल्कि आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन और कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं इनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि यहां से ये निकलें, क्योंकि ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जहां जाते हैं दे आर ट्रबल मेकर्स। ये जहां जाते हैं वहां ये अपना जो है वो रंग, आपने देखा होगा यूरोप में इनके ऊपर कई एक्विजिशंस हैं, बच्चियों को रेप करना, बच्चियों को मारना, इंटीग्रेट ना करना। पाकिस्तान जहां 40 साल दूसरी तीसरी नस्ल इनकी ग्रो की है, इन्होंने उनके साथ वफा नहीं की, तो अल्टीमेटली आपका क्या ख्याल है अमेरिका इन सारी चीजों को देख नहीं चले हम वैसे तो वहाँ पर पेश आने वाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हम इस पर खुश हैं कि अब एटलीस्ट जो है वो अमेरिका भी उस सारे दर्द को और उस तकलीफ को समझ रहा है जो कि हम कई सालों से जो वो बर्दाश्त करें। आखिर में मुख्तसरन मुझे ये बताइएगा कि यहाँ बहुत हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, बाज़कश सुन रहे हैं कि इस वक्त ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनके, और ख़ास तौर पे ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ। तो क्या हम आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो पाकिस्तान का दौरा देख रहे हैं? आप साथ ट्रैवल करते रहे, कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है? देखिए, बात हुई है। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज पे गौर कर रही है। 2026 ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत उस रीजन में एशिया के दौरे की बातें हो रही हैं इस वक्त, और एब्सोल्युटली आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इसी टर्म के अंदर पाकिस्तान तशरीफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के इस वक्त अमेरिका के साथ आइडियल रिलेशनशिप है, डिफेंस के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से। उस रीजन में पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ब्रिज बनेगा। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज टचिंग द रूफ राइट नाउ। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आप जाते जाते हमें ख़बर देकर गए हैं कि इस हवाले से अब जो है वो 2026 का साल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इस खित्ते के हवाले से जो गुफ्तगू होती है वो बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर भी करते हैं, खुद मौजूद होते हैं उसमें, और 2026 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की जो बाज़गश्त है उन्होंने उसके हवाले से पेशगोई भी कर दी है कि आने वाले दिनों में हम ऐसी कोई गुफ्तगू जो है वो मज़ीद होती हुई देखेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ ही चाहता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।